जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का अतीत बनना हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वो कॉमन सिविल कोड लागू करना हो, बरसों से ऐसे मुद्दे संघ के कोर एजेंडा रहे हैं। इनके अलावा तमाम दूसरे वैचारिक मुद्दे भी हैं जो संघ के साथ चस्पा हैं। ये सब एक सिलसिला है जिसमें संघ के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए किरदारों की जरूरत होती है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय भी संघ के ऐसे ही किरदार हैं। इनका मुख्यमंत्री बनना कोई नई बात नहीं है। इनसे पहले भी तमाम नेताओं ने यूं ही स्वयं सेवक से सत्ता की ऊंची कुर्सी हासिल की है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड प्रयोग, अ बोल्ड इनिशिएटिव। 14 मार्च 1995, गांधीनगर, गुजरात। गुजरात में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी। इस जीत में जितना योगदान बीजेपी के दिग्गज पाटीदार नेता केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के नाम का था, उससे कहीं बड़ी भूमिका संघ के एक प्रचारक की थी, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। गुजरात के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से बीजेपी ने केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, जो रसूखदार पाटीदार समुदाय के थे। लेकिन शंकर सिंह वाघेला को यह फैसला नागवार गुजरा। उन्होंने 6 महीने के अंदर विद्रोह कर दिया। 27 सितंबर 1995, खजुराहो, मध्य प्रदेश। शंकर सिंह वाघेला अपने समर्थक 47 विधायकों के साथ चार्टर्ड प्लेन में मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंच गए। गुजरात में सरकार बचाने के लिए बीजेपी को शंकर सिंह वाघेला के आगे सरेंडर करना पड़ा। वाघेला बनाम केशुभाई पटेल की इस लड़ाई में सुलह के इरादे से सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला का टकराव खत्म नहीं हुआ। 1 साल बाद ही सुरेश मेहता ने वाघेला के साथ मिलकर अलग पार्टी बना ली। कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार तो बनी, लेकिन जल्द ही सरकार गिर गई और गुजरात में राष्ट्रपति शासन के बीच फिर से चुनाव हुए। 4 मार्च 1998, गांधीनगर, गुजरात। बीजेपी पहले से भी अधिक सीटें जीतकर गुजरात की सत्ता में लौटी। वाघेला तब बीजेपी से बाहर हो चुके थे, इसलिए उम्मीद थी कि केशुभाई पटेल निर्विघ्न होकर सरकार चलाएंगे। लेकिन 2 साल बाद ही केशुभाई पटेल सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने लगी। गुजरात के कच्छ में आए 26 जनवरी 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद हालात और बिगड़ते गए। विधानसभा के उपचुनावों में हार से तय हो गया कि गुजरात में बीजेपी का भविष्य अंधेरे में है। ऐसे में संघ ने किया एक नया प्रयोग। 7 अक्टूबर 2001, गांधीनगर, गुजरात। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। गुजरात में सत्ता की कमान संघ के उसी प्रचारक नरेंद्र मोदी को सौंपी गई, जिन्होंने गुजरात में कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए संगठन खड़ा किया था। गुजरात के नए सीएम नरेंद्र मोदी के लिए यह कांटों का ताज था। एक तरफ भूकंप पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की चुनौती थी, तो उसी बीच गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे शुरू हो गए। इन चुनौतियों से निपटने में गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने जो कौशल दिखाया, वो अब इतिहास बन चुका है। मोदी के नेतृत्व में गुजरात में सिर्फ 1 साल के अंदर बीजेपी अपराजेय बन गई। साल 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम और काम पर पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी। इस बीच केंद्र की राजनीति में बीजेपी संकट में थी। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर बीजेपी को अप्रत्याशित रूप से हार का सामना करना पड़ा। साल 2009 का चुनाव
बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन पहले से भी बुरा था। इस संकट में एक बार फिर पर्दे के पीछे संघ सक्रिय हुआ। 6 जून 2013, गोवा। साल 2014 के चुनावों की रणनीति बनाने के लिए गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ही ये मांग तेज थी कि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। मोदी तब तक गुजरात में हिंदुत्व और विकास दोनों के पोस्टर बॉय बन चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी और उनके समर्थक नेता नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ थे। फिर भी नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने का ऐलान करना पड़ा। तेरह सितंबर 2013, बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली। उस दिन बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक थी, जिसका एजेंडा यही था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले आडवाणी अड़े हुए थे। उन्होंने बैठक में जाने से मना कर दिया और उनकी गैर मौजूदगी में बीजेपी ने तय कर लिया कि साल 2014 में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड का था, लेकिन राजनीतिक हलकों में यही माना गया कि ये संघ के उस प्रयोग का विस्तार है जिसके तहत हिंदुत्व और विकास को राजनीति का एजेंडा बनाया जा रहा है। इस दलील में दम भी था कि संघ की हरी झंडी ना होती तो बीजेपी में आडवाणी को नजरअंदाज करना लगभग असंभव था। संघ ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाने में अपनी भूमिका पर कभी खुलकर टिप्पणी नहीं की, लेकिन संघ की ही शाखा विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन महामंत्री अशोक सिंघल इस मुद्दे पर मुखर थे। जनता अपने आप वो बोल रही है कि भाई इसको प्राइम मिनिस्टर करके लाओ, ऐसा पहली बार हो रहा है। अब ये संघ की सोच थी या नहीं, इस विवाद में ना भी उलझें तो 2014 के चुनाव के सबसे चर्चित मुद्दों में एक था मोदी का गुजरात मॉडल, यानी हिंदू राष्ट्रवाद और विकास की जुगलबंदी। ये प्रयोग इतना कामयाब रहा कि बीते 9 साल में विपक्ष के सारे दल मिलकर भी इसकी काट नहीं ढूंढ पाए हैं। संघ के एक साधारण स्वयंसेवक को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का फायदा क्या होता है, इसकी भी सबसे बड़ी मिसाल पीएम मोदी ही है। उन्हें जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब गुजरात में बीजेपी जनसंघ के जमाने के दिग्गज नेताओं के गुटों में बटी थी। सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के सेंट्रल स्टेज पर आते ही सारे गुट खत्म हो गए। यही कहानी बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में भी दोहराई गई। पीएम मोदी की एंट्री से पहले बीजेपी में 2 कैंप चर्चा में थे। एक धड़ा आडवाणी का था और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी का। आडवाणी कैंप में हिंदुत्व के झंडा बरदार थे, तो वाजपेयी का खेमा उदारवादी माना जाता था। और जैसा अखबारों में छपा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का कानून बनाऊं, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं, मेरी क्या औकात है। पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी लंबे समय बाद अनुशासित टीम के तौर पर उभरी। टीम बीजेपी, जिसके कप्तान पीएम मोदी का एक ही मंत्र है, जिम्मेदारी उठाओ या फिर बाहर हो जाओ।